नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है करनी का पश्चाताप। अरे मम्मी जी, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? वह लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। सुरेखा ने खाना खाते हुए अपनी सास कमला जी से कहा। कमला जी बोली, बहू, आज मुझसे नहीं जाया जाएगा। कल से पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। आज आराम करके कल चली जाऊंगी। सुरेखा तमकते हुए बोली, मम्मी जी, आराम का नाम तो लीजिएगा ही मत। और यह सब बुढ़ापे में लगा ही रहता है, तो क्या आप रोज रोज बहाने करके घर बैठी रहेंगी? चलिए, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऐसा कहकर सुरेखा कमला जी को झटके से हाथ पकड़कर खींचने लगी। तो कमला जी बोली, बहू, दो रोटी तो खा लेने दो। सुबह से घर के काम के चक्कर में कुछ नहीं खा पाई हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। मम्मी जी, टाइम तो देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह नौकरी भी हाथ से चली जाए। याद है ना मेरी शर्त? वरना फिर मैं। कमला जी बोली, हाँ हाँ बहू, सब याद है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। बेचारी कमला जी दो रोटी प्याज एक रुमाल में बांधती हैं और घर से निकल गई। कमला जी के जाते ही सुरेखा अपनी माँ से बोली, अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। जब देखो वह बुढ़ा अपनी पत्नी की वकालत करने मैदान में उतर जाता है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। कमला जी बेचारी घर से थोड़ी दूर पति और बड़े बेटे बहू की चोरी से एक ईंट के भट्टे पर ईंट बनाने का काम करती हैं। अगर एक दिन भी काम पर ना जाए तो सुरेखा उनका खाना पीना तो दूर, घर में रहना भी हराम कर देती हैं। यहाँ से थक हार कर जाती हैं और बड़ी बहू के घर पर ना होने पर घर जाकर घर के सारे काम करती हैं। आज सुबह से ही कमला जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पूरे बदन में दर्द हो रहा था और बार बार उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। लेकिन कमला जी बेटे और पोता पोती के कारण सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही थी। दोपहर को लंच टाइम पर सब मजदूर खाने और थोड़ी देर आराम करने चले गए। लेकिन कमला जी वहीं पल्लू से हाथ पोंछकर रुमाल से दो रोटी प्याज निकालकर वहीं बैठकर खाने लगी। क्योंकि अगर उन्होंने अभी घर जाने में देरी हो जाएगी और अगर बड़े बेटा बहू ने देख लिया तो पूरे घर में बवाल मच जाएगा। उनकी आंखों में आंसू की धारा बह जा रही थी। एक माँ की ममता कितनी अंधी हो जाती है ना, जो अपने बच्चों के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, जिसके आगे उसे अपना दुख अपमान कुछ नजर नहीं आता। कमला जी जैसे ही वह रोटी खाकर पानी पीने के लिए उठकर जाने लगी ही थी कि वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। कमला जी की ऐसी हालत देखकर उनके साथ काम करने वाली सुधा जी ने उन्हें पानी पिलाया। सुधा जी भी बेचारी किस्मत की मारी थी, जिन्हें उनके पति के बाद बेटे बहू ने घर से निकाल दिया था और वहीं एक झुग्गी डालकर अकेले रहती थी। जब काफी देर तक भी उन्हें होश नहीं आया तो वह कुछ लोगों की मदद से उन्हें अपनी झुग्गी में ले गई और सुधा जी ने डॉक्टर को बुलाया। जैसे ही वो डॉक्टर घर पहुंचा, कमला जी को सामने ऐसी हालत में देखकर उनके पैरों तले जमीन सरक गई। अपने हाथों से कमला जी के दोनों गालों को थपथपाते हुए बोले, कमला, उठो, क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? पर कमला जी बेहोशी की हालत में कैसे कुछ बोल पाती। सुधा जी भी यह सब देखकर हैरान थी और बोल पड़ी, भाई साहब, क्या आप इन्हें जानते हैं? भरत बाबू नम आंखों से बोले, बहन जी, यह मेरी धर्म पत्नी है। पर यह यहाँ कैसे? सुधा जी बोली, भाई साहब, क्या आपको नहीं पता? यह तो हमारे साथ पिछले 2 महीने से भट्टे ईंट बनाने का काम करती हैं। कुछ पूछो तो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस आंसू बहाकर रह जाती हैं। क्या यह आपके साथ नहीं रहती? भरत बाबू कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक नजर कमला जी पर डाली, जो सूख कर कांटा हो चुकी थी।
ईंट बना बना कर उनके हाथ लकड़ी जैसे हो चुके थे। यह सब देखकर भरत बाबू की आंखों से आंसू की अविरल धारा बह निकली। कुछ देर बाद कमला जी को होश आया तो भरत बाबू को सामने देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। भरत बाबू ने उनको गले से लगा लिया। यह सब देखकर सुधा जी की आंखें भी भर आई। भरत बाबू जैसे ही कमला जी को लेकर छोटे बेटे के घर पहुंचे तो ससुर को कमला जी के साथ देखकर बहू के पैरों तले जमीन सरक गई। सुरेखा सक पकाते हुए बोली, अरे मम्मी जी, आप तो बाजार गई थी ना, तो फिर यह हालत आपकी कैसे हो गई? बहू को झूठ बोलता देख एक जोर का तमाचा भरत बाबू ने सुरेखा के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सुनकर बड़े बेटे बहू भी वहां आ चुके थे। माँ की ऐसी हालत देख बड़ा बेटा बोला, पापा, माँ की हालत कैसे हो गई? माँ, क्या हुआ आपको? सुबह भी आप काफी थकी थकी सी लग रही थी। तो सुरेखा तमतमाते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है जेठ जी, कि हम मम्मी जी का ध्यान नहीं रखते या उन्हें खाने को नहीं देते? अरे, हम तो उनका इतना ख्याल रखते हैं कि उन्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो तो मम्मी जी ने जिद की कि आज वो बाजार जाना चाहती हैं, बस वही चक्कर आ गया होगा। अब बुढ़ापे का शरीर है, ये सब तो लगा ही रहता है। बहू को लगातार झूठ बोलता देख भरत बाबू दूसरा तमाचा भी बहू के गाल पर जड़ देते हैं और गुस्सा कर बोलते हैं, खबरदार, अगर झूठ बोला तो शर्म नहीं आती इतना झूठ बोलते हुए? और कितना नीचे गिरोगी तुम? अपनी माँ के कहने पर अपनी बूढ़ी सास के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? पापा, क्या हुआ? आपने सुरेखा को थप्पड़ क्यों मारा? राघव को भी जब सब कुछ पता चला तो उसे भी सुरेखा पर बहुत गुस्सा आया और सुरेखा का गुस्से में हाथ थामते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? बोलो माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? राघव ने माँ से पूछा तो कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। राघव बोला, माँ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने मुझे नहीं बताया? बोलो ना माँ। राघव ने माँ के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। तो कमला जी अतीत के भंवर में खोई चली गई। माँ, जब देखो आप दीदी के पास आती जाती रहती हो, कभी यहाँ भी आ जाओ। हाँ, समझती हूँ, दीदी को बंटवारे में बड़ा हिस्सा मिला है तो आपको वहां कोई दिक्कत नहीं होती होगी। मेरे हिस्से में आखिर है ही क्या? बस 2 कमरे, खाना पीना तो एक ही रसोई में बनता है। काश कि मुझे भी कोई उपाय बताए तो मैं भी अपने घर में एक लकीर खींच दूं। सुरेखा अपनी माँ कामिनी जी से कहती हैं। वो बोली, अरे बेटा, तेरे घर में ये संभव नहीं है। तेरी दीदी के घर में दोनों भाइयों में हमेशा जंग होती थी और दोनों अलग भी होना चाहते थे। पर यहाँ तेरा पति तो लक्ष्मण बनकर जीना चाहता है और जेठ तेरा राम बना बैठा है। उन सबको छोड़ो, तुम्हारे सास ससुर बेटे की गलतियों को देखकर भी चुप्पी साधे रहते हैं। कुछ लड़ाई झगड़ा हो तो बात आगे बढ़े और बात बंटवारे तक पहुंचे, पर ऐसे में कोई क्या बंटवारा करेगा? सुरेखा बोली, माँ, तो क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीती रहूंगी? मुझे भी अपना अलग हिस्सा चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? कामिनी जी बोली, करना क्या है? अपने पति के कान भरती रहे, माँ बाप और भाई के खिलाफ। आखिर कब तक नहीं सुनेगा? एक ना एक दिन तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। और हाँ, अपनी सास को अपनी तरफ रखो और घर के काम उसी से करवाती रहो। और जब दामाद बाबू आ जाए तो उनके सामने सास के पैर दबा दिया करो। बस इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। अगले ही दिन से सुरेखा माँ के बताए रास्ते पर चलने लगी। अपनी सास कमला जी को बहला फुसलाकर अपने कमरे में बुलाती हैं और साफ सफाई करवाती हैं और अपने सारे कपड़े धुलवाती हैं। कमला जी बेचारी थक कर चूर हो गई और बोली, छोटी बहू, मुझसे ये सब काम नहीं होंगे, तुम खुद कर लो या कोई काम वाली रख लो। सुरेखा बोली, मम्मी जी,
आप तो जानती हैं इनकी कितनी कमाई है, ऐसे में आप मेरी मदद नहीं करेंगी? ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाती हूँ। मैं नहीं रहूंगी तो आपके बेटे का खर्चा भी नहीं होगा। इतना कहकर वो रोने का नाटक करने लगी और कमला जी उसकी बातों में आ गई। एक रोज कमला जी के हाथ पैर में दर्द हो रहा था तो बड़ी बहू नैना बोली, माँ जी, आपके हाथ पैर में इतना दर्द क्यों होता है, जबकि मैं आपको एक काम नहीं करने देती हूँ। कमला जी सुरेखा बहू की तरफ देखने लगी। सुरेखा बोली, मम्मी जी, मुझे लगता है कि मैं बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं। उसकी इस बात पर कमला जी चुप हो जाती थी। सुरेखा हर रोज अपने पति राघव के कान भरती रहती, देख रहे हो ना, बाबूजी जो भी कमाते हैं अपना पैसा भैया के हाथ में दे देते हैं और जेठ का तो कुछ खर्च नहीं होता। आपके हाथ में आज तक पैसे दिए बताओ, ऐसे में हमारा भविष्य कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। राघव बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, भैया और पापा के रहते मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। सुरेखा बोली, अगर कुछ नहीं कर सकते तो बंटवारा करवा लो, और हाँ, याद रखना, मम्मी जी को अपने हिस्से में लेना, इससे हमारा ही फायदा होगा। राघव बोला, माँ को अपने साथ रखने से हमारा क्या फायदा होगा? अरे मेरे भोले पति, अगर मम्मी जी हमारी तरफ रहेगी तो बाबूजी उनके खर्चे के लिए पैसे देते रहेंगे और घर के कामकाज के लिए मुझे नौकरानी भी नहीं रखनी पड़ेगी। समझे? एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब किसी न किसी बात पर सुरेखा और नैना की बहस हो जाती थी। सुरेखा रसोई में जाकर अपने मन मुताबिक खाना बनाकर डब्बे में बंद करके अपने कमरे में रख लेती थी और घर का दूसरा काम करती ही नहीं थी। सारा काम नैना पर आ जाता था और राशन भी महीने भर नहीं चल पाता था। हर रोज छोटी छोटी बातों पर देवरानी जेठानी में चिक चिक होने लगी। रमेश, बड़ा भाई, जब राघव को ये कहता कि तुम अपनी पत्नी को समझाओ तो राघव उसके साथ बदतमीजी करने लगता। औरतों की वजह से दोनों भाइयों में भी तनातनी होने लगी। ये सब देखकर कमला जी और उनके पति भरत बाबू बहुत दुखी होते थे। कई बार बच्चों को समझाते थे कि तुम लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ा मत करो, इससे घर की शांति भंग हो जाती है। पर राघव और उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं होते थे। आखिर नैना और रमेश कितना बर्दाश्त करते। एक रोज राघव अपने भाई के पास आया और बोला, भैया, इन सभी परेशानियों का एक ही उपाय है, बंटवारा। आप ऐसा कीजिए, पापा को अपने पास रख लीजिए और माँ मेरे पास रह लेंगी, ताकि माँ पापा के दवा वगैरह में आपकी तरफ से रियायत हो सके। अपने छोटे भाई की बेशर्मी देखकर रमेश दंग रह गया। एक तो उसकी पत्नी के चलते घर का बंटवारा हो रहा है, उस पर से माँ बाप को भी बांटने की बात कर रहा है। वही बगल में बैठे भरत बाबू बोले, शर्म क्या बेच खाए हो? क्या हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए थे? अरे, इतिहास गवाह है, जब जब मर्द आंख मूंद कर औरत की बात मानने लगता है तो रामायण और महाभारत हो जाती है। देखो तो जरा, माँ बाप को भी बांट रहा है ये नालायक। रमेश माँ को शांत करते हुए भाई से बोला, देख राघव, तेरी पत्नी ने इस घर में बहुत क्लेश किया है, अब वो तेरे हाथों बंटवारा करवा रही हैं। ठीक है, सब कुछ आज तक तुम लोगों के मुताबिक होता आया है, पर ऐसा आगे भी वैसा हो जरूरी तो नहीं। माँ और बाबूजी के कारण आज तक हम चुप रहते थे, पर अब नहीं। केवल अपनी मेहरारू के पक्ष में तुम बोलते रहते हो, और वो कहाँ से सिखाती हैं ये भी हमें मालूम है। तुम लोगों के कहने पर मैं अपने माँ बाप को बांट दूं? आखिर तुम्हें हो क्या गया है राघव? ये हमारे माँ बाप हैं, तुम अपने पालनहार को अलग अलग कैसे कर सकते हो? इससे अच्छा तो ये दोनों मेरे ही साथ रहे। तुम जाओ और आराम से अपनी जिंदगी अपने हिस्से में रहो। मैं माँ और बाबूजी के साथ रहूंगा। अभी तुम्हारी भाभी हैं, वो संभाल लेगी। क्यों नैना,
क्या मैं गलत कह रहा हूँ? रमेश ने प्रश्न चिन्ह नजर से अपनी नैना को देखा, मानो उसे उस पर अटूट विश्वास हो। नैना ने सर हिलाकर हामी भर दी और बोली, ये भी कोई कहने की बात है? माँ बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे। सुरेखा बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों को रखेंगे ताकि दुनिया वाले ये कहे कि हम अपने फर्ज से पीछे हट गए? नहीं नहीं, मम्मी जी तो हमारे साथ ही रहेंगी। चलिए मम्मी जी। इतना कहकर वो कमला जी का हाथ पकड़ के खींचने लगी। कमला जी कहने लगी, बहू मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है। भरत बाबू बोले, छोटी बहू छोड़ दो कमला का हाथ, उसे दर्द हो रहा है। सुरेखा बोली, अरे नहीं बाबूजी, मम्मी जी हमारे तरफ ठीक से रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी नैना वहां आई और बोली, सुरेखा माँ जी का हाथ छोड़ दो, आखिरी बार कह रही हूँ। नैना की दमदार आवाज से सुरेखा दंग रह गई और अपनी सास का हाथ छोड़ देती है और बोली, याद रखिए आप लोग अपनी मर्जी से इन दोनों को अपने साथ रख रहे हैं, कल को ये मत कहिएगा कि हमने कहा नहीं था। चलो जी चलते हैं। घर के ऊपरी हिस्से में रमेश माता पिता के साथ रहने लगा और निचले हिस्से में राघव अपने परिवार के साथ रहने लगा। अब रमेश माता पिता का ध्यान रखता, लेकिन राघव को इस बात की खुन्नस थी कि बड़ा भाई हित करके महान बन रहा है और उसे खलनायक बनाया जा रहा है। वह अंदर ही अंदर जल रहा था। भाई के प्रति उसका क्रोध ज्वालामुखी का रूप ले रहा था और ऊपर से सुरेखा उसके कान भरती जा रही थी, जिससे वो अपने भाई के प्रति द्वेष नफरत अपने मन में भर कर बैठा था। एक रोज नैना बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी और बाबूजी अपने मित्रों के साथ पार्क में कमला जी के घर के आंगन में बैठी थी। सुरेखा ने इधर उधर देखा और बोली, मम्मी जी आपने हमारा पक्ष न लेकर बहुत बड़ी भूल की है। अभी तो हम नीचे रह रहे हैं, पर याद रखिए थोड़े ही दिन में आपके पोते पोती और बेटे को लेकर या तो अपने मायके में शिफ्ट हो जाऊंगी या फिर कहीं और घर लेकर रहूंगी। फिर एक ही बेटे को लेकर संतोष कीजिएगा। कमला जी बोली, बहू ऐसा संतोष कीजिएगा। कमला जी बोली, बहू ऐसा अन्याय मत करो, मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखें हैं, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? सुरेखा बोली, अगर आप चाहती हैं कि मैं इसी घर में सबको लेकर रहूं, तो सुबह जब जेठानी जी बच्चों को छोड़कर सब्जी भाजी लेने जाती हैं, आप मेरे घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर दिया कीजिए और थोड़ा बाहर का काम देख लेंगी तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। बाहर का काम क्या बहू? मम्मी जी यहीं पास में एक भट्टा है, वहां औरतें मजदूरी करके अच्छा पैसा कमा रही हैं। अगर आप भी वो काम करने लगी तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। कमला जी बोली, बहू अगर सबको पता चल गया तो? सुरेखा बोली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे नाराज होकर ये काम करवा रही हूँ, पर मेरी स्थिति को देखिए, आपका बेटा उतना नहीं कमाता है और बाबूजी का सारा पैसा तो जेठ जी के परिवार पर ही खर्च होता है। तो क्या आपका फर्ज नहीं होता कि आप अपने छोटे बेटे के लिए कुछ करें? कमला जी बोली, बहू फिर भी अगर तुम्हारे ससुर जी या जेठ को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। सुरेखा बोली, आप उनकी चिंता मत कीजिए, आप चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वह कीजिए, उन्हें ये सब कभी नहीं पता चलेगा। अब जाइए जल्दी से, रसोई में कुछ रात के बर्तन हैं, पहले उसे धो दीजिए, तब तक मैं बाहर से कपड़े उठा लेती हूँ। अब ये रोज की बात हो गई थी। जब भी घर में कोई नहीं रहता, सुरेखा कमला जी से सारे काम करवाती थी और फिर भट्टे पर ईंट बनाने का काम करवाती। बेचारी कमला जी पूरे दिन थककर चूर हो जाती थी, किसी को कानों कान खबर नहीं होने देती थी। एक दिन राघव सुबह सुबह रमेश के घर पर आया और बोला, भैया मेरा फ्रिज खराब हो गया है, इसलिए आप बाबूजी का पुराना वाला फ्रिज दे दीजिए। मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं नया फ्रिज लूं। जब मेरा ये फ्रिज बन जाएगा तब मैं उसे लौटा दूंगा। रमेश बोला, ठीक है ले जाओ। इस तरह आए दिन दोनों पति पत्नी हर समय किसी न किसी बहाने आते
और माँ बाबूजी के खरीदे गए सामान को उठाकर अपने घर ले जाते। कभी टीवी खराब है, तो कभी पूजा के लिए पीतल का बर्तन चाहिए, तो कभी कुछ और। उन चीजों को कभी वो लौटा कर देते नहीं थे। इस तरह से जो सामान उनके हक में आ रहा था, तकरीबन सब कुछ लेकर चले गए। ऐसा नहीं था कि रमेश और नैना समझ नहीं रहे थे। वो सब समझ रहे थे कि ये सब उसका भाई नहीं, उसकी लोभी प्रवृत्ति, पत्नी की कुबुद्धि थी। और ये सब ज्ञान उसके मायके से उसकी माँ देती थी। सुरेखा जबरदस्त आत्मसात कर रही थी और राघव पत्नी के हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहा था। एक दिन नैना अपने बच्चों को छोड़ने के लिए गई। रोजाना की तरह वो सब्जी लेने के लिए जाने वाली थी, तभी उसे ध्यान आया कि उसने अपना बटुआ तो घर में ही छोड़ दिया है। वो लौट कर घर आई तो देखा कमला जी सुरेखा के घर में पोछा लगा रही हैं। नैना बोली, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? कमला जी हड़बड़ा गई। उस हड़बड़ाहट में पोछे की बाल्टी गिर गई। अंदर से सुरेखा की आवाज आई, अब क्या गिरा दिया? काम तो कुछ करती नहीं है, बस काम बिगाड़ना जानती हैं। जो भी फैलाया है उसे साफ कीजिए, वरना याद रखिएगा क्या करूंगी। नैना कमला जी को सहारा देकर खड़ा करती हैं और बोली, माँ जी, आप यह सब काम क्यों कर रही हैं? किसने आपको मजबूर किया? कमला जी रोने लगी और बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों की बात नहीं मानी। छोटी बहू ने कहा, अगर मैं उसके घर का काम नहीं करूंगी तो वह राघव और बच्चों को लेकर ये घर छोड़ देंगी। इतना कहते कहते वो रोने लगी। नैना बोली, मेरे जीते जी आपके साथ ये सब नहीं हो सकता। सुरेखा, सुरेखा, कमरे से बाहर निकलो। सुरेखा भागी भागी बाहर आई और बोली, अरे जेठानी जी, आप तो इस समय बच्चों को छोड़कर सब्जी लेने जाती है ना? नैना बोली, अच्छा, इसी वजह से तुम हमारी सास से नौकरों जैसा व्यवहार करती हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी पोल कभी नहीं खुलेगी? अरे, कुछ तो शर्म करो, यह हमारी माँ की उम्र की है, और कुछ नहीं तो कमाऊ बेटा तुम्हें दिया है, इतना तो लिहाज करो। सुरेखा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा ये लालच और तुम्हारी माँ के दिए गए मंत्र एक दिन तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे। तुमने सास ससुर का बंटवारा तो कर दिया, इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, तो तुम माँ जी से नौकरों वाले काम। छी छी, चलिए माँ जी। कमला जी बोली, बहू, ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम तो जानती ही हो क्या बवाल हो जाएगा घर में। नैना को सिर्फ इतना ही पता था कि वो सुरेखा के घर का काम करती है। बाकी का उन्होंने उनसे कुछ नहीं बताया था। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि कमला जी अक्सर अब अपनी सहेलियों के साथ भजन कीर्तन और किटी पार्टी में व्यस्त रहती हैं, क्योंकि कमला जी ने सबको यही बता रखा था। नैना ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब आज सच्चाई सबके सामने आई तो सब लोग हैरान थे। भरत बाबू ने कमला जी का हाथ पकड़ा और वहां से चले आए। सुरेखा मन मसोस के रह गई कि अब तो सारा काम उसे खुद ही करना पड़ेगा, और बाहर से कमला जी जो भी कमा कर लाती थी वो सब भी हाथ से गया। अब उसके पास कोई और था ही नहीं रास्ता, तो बस वो राघव के कान भरती गई। और धीरे धीरे राघव अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। अपने मन की बात करता नहीं, अंदर ही अंदर परेशान रहा था। एक दिन सुबह सुबह नीचे से रोने की आवाज आने लगी। कमला जी बोली, क्या हुआ राघव? और धीरे धीरे राघव अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था, अपने मन की बात करता नहीं था, अंदर ही अंदर परेशान हुए जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह नीचे से रोने की आवाज आने लगी। कमला जी बोली, क्या हुआ राघव? काहे हल्ला हो रहा है? कौन रो रहा है बेटा? सब ठीक तो है ना बेटा? कमला जी ने रमेश को बताया। रमेश ने ऊपर से नीचे झांक कर देखा तो राघव नीचे सोया पड़ा है और सुरेखा रो रही थी। रमेश दौड़कर नीचे आया तो देखा राघव बेहोश है। आनंद फानन में
उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर से पता चला कि राघव को माइनर हार्ट अटैक आया है। रमेश ने डॉक्टर के हाथ पैर जोड़े। डॉक्टर साहब, मेरे भाई का इलाज शुरू कीजिए। जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। बस मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर राघव का इलाज चला। 5 दिनों में डिस्चार्ज मिला और हॉस्पिटल का सारा खर्चा रमेश ने भर दिया। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल होने लगा तो राघव सुरेखा से हॉस्पिटल के खर्चे को देने की बात कर रहा था। तभी वहां रमेश आया और बोला, राघव, तुम बीमार थे, इसलिए मैंने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे ही तुम मेरे अपने हो। तुम खुश रहो और अपनी सेहत का ख्याल रखो, बाकी मैं देख लूंगा। भाई की बातें सुनकर राघव की आंखें भर आई। रमेश ने प्यार से राघव को गले लगाया। उसके लाड प्यार को देखकर राघव का मन अतिरिक्त स्नेह से लबरेज हो उठा और हृदय से व्यथित भी था कि वो कैसा नकारा दुर्जन भाई है जो अपने ही बड़े भाई को आहत कर रहा था, और वो भी किसके कहने पर? अपनी मूर्ख पत्नी के। तभी कमला जी आई और बोली, बेटा, पैसे दो हाथ का मेल होता है, जो आज हैं कल नहीं, पर अपने ही अपनों के लिए होते हैं। ये बात बहू नहीं समझ सकती, पर तुम तो समझ सकते हो। सोचो, आज तुम्हारा भाई नहीं होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। राघव के पिता बोले, बेटा, अगर तुम्हें ये पूरा घर चाहिए तो पूरा ही घर ले लो। हम कहीं और रहने चले जाएंगे। बस तुम अपना ख्याल रखो। तुम दोनों ही तो हमारे लिए हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। राघव अपने माँ बाप के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा और बोला, माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहकावे में आ गया, पर आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। वो भागकर अपने भाई के गले लगा और अपनी बातों के लिए उससे माफी मांगी। सबका प्रेम देखकर सुरेखा खड़ी खड़ी लज्जित हो रही थी। राघव चिल्लाते हुए बोला, सुन रही हो तुम? बड़े भैया क्या कह रहे हैं? अगर जरा सी भी शर्म है तो भैया और भाभी से माफी मांगो। अब से हम लोग सब एक साथ रहेंगे। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम अपने मायके जा सकती हो। तुम कहो तो तुम्हारी माँ को मैं फोन करके बुला देता हूँ। बुलाऊं? नैना आगे बढ़कर बोली, देवर जी, माफ कर दीजिए, छोटी है, भूल हो गई होगी। सुरेखा नैना के पैर पकड़ लेती है और बोली, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी भूल नहीं होगी। रमेश और नैना ने तो सुरेखा को माफ कर दिया, परंतु उसके माता पिता ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हम ऐसी कलमुही बहू के साथ नहीं रह सकते जिसने हमारे बेटे को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। हाँ, इस घर से इसे निकाल भी नहीं सकते हैं, तो बेहतर है जो जैसे चल रहा है चलता रहे। बस हमें हमारे बेटे की चिंता है। राघव का मुंह इतना सा हो गया। कमला जी बोली, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, पर तुम भी तो उसकी बातों में आ गए। अगर तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो बस इतना करो कि रात का खाना तुम हमारे साथ खा लेना। हम समझ जाएंगे तुम हमारे आसपास हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर आकर खाना नहीं खा सकती, क्योंकि तुम्हारी पत्नी से जो मुझे अपमान मिला है वो मैं चाहकर भी भूल नहीं पाऊंगी। सुरेखा सर झुकाए वहां से चली गई। अब उसने गलती की तो सजा तो मिलनी ही थी। लालच के कारण आज सब एक हो गए, सिवाय उसके। सुरेखा पूरी जिंदगी अपनी करनी का पश्चाताप करती रही, लेकिन किसी ने उसे माफ नहीं किया। यहाँ तक कि अब उसकी माँ ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो को हाइप देना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल।